ये एक वाक़या है ऐसे शख्स का जिनकी उम्र इस वक्त 65 से 70 साल के दरमियान होगी। चेहरे पर अल्लाह का नूर, हाजी नवाजी वली अल्लाह, शायद अपने आप को समझते होंगे। उन्हें देख करके लोग ऐसे भ्रम में आ सकते हैं कि ये बड़े अल्लाह वाले हैं, मैं भी फंस गया, मैं भी आ गया। मुझे भी यही मालूम हुआ कि ये कोई बड़े शरीफ और नेक शख्स हैं। इनका एक भतीजा जो मेरे पास सन 2009 से आया करता था, अब से कोई 5 साल पहले वो मेरे पास आया और बोला, बातचीत हम लोग कर रहे थे तो उस दरमियान वो बोला, एक बड़ी अच्छी ज़मीन है मेरे चचा ने ख़रीदी है, मुनाफे की जगह है वो, अगर आप चाहो तो देख लो, सौदा मैं करवा दूंगा। तो मैंने अपने एक दोस्त को उनके साथ भेजा कि नज़र डालने कैसी है, कहाँ पर है। वो दोनों गए और वापस जब आए तो उन्होंने, मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने बताया कि अच्छी जगह है, वहाँ आबादी भी हो रही है, गांव के करीब भी है, और पहले से वहाँ बहुत सारी ज़मीन बिकी हुई है। फिर कुछ दिन के बाद वो दोबारा आए, फिर यही बात करने लगे कि आपने बताया नहीं ज़मीन के बारे में। तो मैंने कहा मुझे भी दिखवा दो। फिर हम उनके साथ गए, मुझे भी वो ज़मीन अच्छी लगी, हर तरह से मुनासिब थी। तो एक दिन ये तय हुआ कि चचा को बुला करके आपकी बात करवाता हूँ, और फिर उसी तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उनके चचा आते हैं। एक स्कॉर्पियो गाड़ी में, सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो, नई जैसी नज़र आ रही थी, और 4 लोग कुर्ता पजामा पहने हुए उसमें से उतरते हैं। मैं उनको खुश दिली के साथ रिसीव करता हूँ और साथ लेकर के रूम तक आता हूँ, वहाँ बैठते हैं और फिर चाय वगैरह साथ पीते हैं सब लोग। और वो चचा और उनके साथ जो लोग आए हुए थे वो बताते हैं हमने ये ज़मीन कर्नल साहब से ख़रीदी है, और वो कर्नल साहब मंजूरगढ़ी गांव है, थाना क्वारसी इलाके में, वहाँ के रहने वाले हैं, और हाल में वो देहरादून में रहते हैं। और हमने उनसे यह ज़मीन ख़रीदी है। ठीक है, बेहतर है। बातचीत हुई और वो लोग चले गए। फिर शाम को उनके भतीजे आते हैं और कहते हैं आपने क्या तय किया, क्या सोचा, अगर आप लेना चाहें तो चचा से रेट वगैरह मैं तय करवा देता हूँ। तो उन्होंने अपने चचा से अब मेरी फ़ोन पे बात करवाई। फिर यह तय हुआ कल फिर मिलते हैं। चचा और उनके दोस्त जो आए थे एक दिन पहले, वो सब फिर आए अगले दिन, और रेट वगैरह तय हो गए। उसी रोज़ शाम के वक्त चचा के भतीजे को मैंने बतौर बयाना, जिसको एडवांस कहते हैं, वो पैसे दिए।
फिर वक्त पर वो भतीजा पैसे ले जाता रहा। इस दौरान हम लोग ज़मीन पर कई मरतबा गए, उसकी साफ़ सफाई कराई, जो ईंट पत्थर कांटे के दरख्त झाड़ियाँ थी वो सब साफ़ सफाई करवाई, चूना डलवाया। और कोई नहीं आया, किसी ने कोई ये नहीं कहा, क्लेम नहीं किया कि ये हमारी है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर एक रोज़ ये तय हुआ कि एक प्लॉट की बाउंड्री करवाते हैं। तो मैंने 2 मजदूर चौराहे से, मंजूरगढ़ी के चौराहे से, FM टावर पर जो चौराहा है वहाँ से लिए और फावड़ा परात ले करके अपने एक साथी के साथ वहाँ भेजा कि आप बाउंड्री खुदवा लो ज़मीन की और इसकी बाउंड्री करा लो। जैसे ही उन्होंने काम शुरू कराया तो कोई साहब आए, उन्होंने बताया कि यह ज़मीन तो सब मैंने ख़रीदी हुई है, मैंने ली हुई है कर्नल साहब से। हमने साहब जो काम शुरू कराया था रोक दिया। फिर जो भतीजे थे उनसे बात की, वो आए, उन्हें सारी बात बताई। भतीजे ने कहा मैं चचा से बात करूँगा। चचा से बात होते होते टाइम लगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को नहीं बिकी है, वो जो है जिन्होंने भी कहा वो गलत कहा है। तो मैंने साहब आप अब इसकी लिखा पढ़ी करवा दें, ज़मीन को आप दस्तावेजी तौर पर लिखवा दें कि ठीक है। और वो चचा जिनकी उम्र आज 70 साल के आसपास होगी, अल्लाह का नूर उनके चेहरे पर है, मुमकिन है नमाज भी पढ़ते होंगे, खुदा को याद भी करते होंगे, मुमकिन है खुदा से डरते भी हों। वो और उनके दोस्त जो साथ में पहले आते थे वो आए और एक पर्ची मुझे दी उन्होंने, जिस पे लिखा हुआ था ये ज़मीन हमने इन्हें दी। अब इसमें तो कुछ है नहीं, किसने कौन सी ज़मीन किसको दी, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा इतनी उम्र हो गई आपकी, अब व्यापारी आदमी हो, ये क्या दे रहे हो आप मुझे तो आप ज़मीन के पेपर दो, ये क्या है। और कर्नल साहब से आप मुझे लिखवा के दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कर्नल साहब आने वाले हैं, अभी वो मथुरा आएंगे कुछ दिनों में, मथुरा से अलीगढ़ आएंगे और फिर आपके नाम हम लिखवा देंगे उनसे। अब कर्नल साहब को आने में कई महीने लग गए, आए नहीं कर्नल साहब। फिर उनके भतीजे ने एक दिन बोला कि कर्नल साहब दिल्ली आने वाले हैं, वो आसाम के सिलीगुड़ी से, और सिलीगुड़ी से आसाम के रास्ते होते हुए और दिल्ली आने वाले हैं। तो हम साहब दिल्ली पहुँचे, भारी बारिश हो रही थी, दरगाह निज़ामुद्दीन में ठहरे बारिश में भीगते हुए। फिर भतीजे ने बताया कि कर्नल साहब की ट्रेन बहुत लेट हो गई है, उनको आने में टाइम लगेगा। तो हम रात में कहाँ भटकते, शाम होते ही वहाँ से फिर निकले, वापस चले आए। पर कर्नल साहब ना आए और ना लिखा पढ़ी हो सकी। जो पैसे मैंने दिए थे वो आज तक मुझे वापस नहीं मिले। भतीजे का भी फ़ोन नहीं उठता है, और चचा से जब बात होती है तो चचा है सब, चाचा भतीजा। फिल्म में तो गाना था खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, खून पसीना फिल्म में, नहीं तो यारों भूखे ही सो जाएंगे। मगर यहाँ तो हराम की मिलेगी तो जी भर के खाएंगे, पेट भर के खाएंगे और डकारें भी नहीं लेंगे, इंसान को भी निगल जाएंगे हैवानों की तरह। चचा वो जब फ़ोन करो तो चचा जो है, मुझे हैरानी होती है ये किस तरह से अपनी शक्लें आईनों में देख पाते होंगे।
कौन सा दिल है इनके पास जो बैठ करके मुफ्त का माल दूसरों का अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना खाते हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं मस्जिद में जा कर के आंसू भी बहाते हों शायद, और वहाँ फरियाद करते हैं खुदा से कि या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता कीजिए मरने के बाद। छोटी मोटी जन्नत से इनका काम नहीं चल रहा, वहाँ भी जन्नतुल फिरदौस चाहिए इनको खुदा से। कौन लोग हैं ये, कैसे लोग हैं, हैरानी होती है। ये इंसान ही है क्या? बहुत बार ये ख्याल आता है कि क्या ये इंसान ही है या डार्विन से पहले, डार्विन के जो बंदर था इंसान, उससे पहले का जो इंसान था हैवान पूरी तरह वो है। चचा को मैंने सैकड़ों मैसेज किए, फ़ोन करता हूँ, लेकिन बस ऐसे ही ख्याल आया कि बात की जाए तो बात की। हम ऐसे ही पाते हैं दुनिया में लोगों को, बड़े ख़तरनाक, क्रूर, जालिम, मक्कार, बहुत ही खौफनाक